गवर्नर में हमने देखा था कि गवर्नर की कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है और कभी भी इसको अपॉइंट किया जा सकता है, कभी भी रिमूव किया जा सकता है, कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक। ठीक है, गवर्नर का अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है दैट गवर्नमेंट हैज़ अ फिक्स्ड टर्म, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर स्टेटमेंट आता है कि गवर्नर हैज़ अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years तो वो आपको गलत स्टेटमेंट होगा। लेकिन आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा आता है दैट द गवर्नर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, तो वो आपका स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। जहाँ पे फिक्स्ड टर्म लिखा होगा वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि फिक्स टर्म गवर्नर की कोई है नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। उसके बाद हमने गवर्नर के पावर्स पढ़े थे विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग देखा था, हमने ऑर्डिनरी बिल्स देखा था, हमने मनी बिल्स देखा था। ठीक है, ये सारा का सारा आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है याद रखने में तो आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो प्रेसिडेंट के साथ, तो आपको दोनों चीज़ें याद हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि क्या क्या कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या उनकी कॉम्पोजिशन होती है, कैसे डायरेक्ट इलेक्शन कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई नॉमिनेटेड मेंबर अब नहीं है, पहले एंग्लो इंडियन होता था, अब नहीं है, अब जो है वो सिर्फ किस में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कैसे बिल्स पास होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा था वैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे बिल्स कैसे पास होते हैं। इसकी प्रोसेस ना थोड़ी सी अलग होती है, इसीलिए अलग होती है क्योंकि और जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जब हम देखें तो हमने दोनों को इक्वल पावर्स दिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स, दिए कि नहीं दिए। जो आपके नॉर्मल बिल्स हैं वो लोकसभा अगर पास करता है और राज्यसभा अटका देता है तो या तो जॉइंट सिटिंग होगी या वो बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हुआ है कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑर्डिनरी बिल्स के केस में भी, मतलब कोई भी बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनिशिएट किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंचा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पसंद नहीं आ रहे वो अमेंडमेंट्स या वो रिजेक्ट कर रहा है, तो एट मैक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 महीने तक उसको डिले कर सकता है, बस उस बिल को 3 महीना पहले इंस्टेंस में और 1 महीना दूसरे इंस्टेंस में। बस लेजिस्लेटिव काउंसिल का सिर्फ इतना सा पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में कि पहले जब पास होके बिल आया उसके पास तो वो 3 महीने कुछ ना करे उस बिल पे, अगर उसे पसंद नहीं आ रहा तो वो कुछ ना करे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से भेजेगी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 1 महीना होगा कि वो तब भी कुछ ना करे उस बिल पे। हो गए 4 महीने, इसके बाद अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है। अब वो अमेंडमेंट्स बताए ना बताए रिजेक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एज पास लेगी उस बिल को। ठीक है कि हाँ मैंने पास कर दिया, तो एट मैक्स आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 4 महीने का डिले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं। अभी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ एक बार समझो इस चीज़ को, आगे समझ में कि पहले इंस्टेंस में 3 महीना और दूसरे इंस्टेंस में 1 महीना और, मतलब टोटल 4 महीने का डिले कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे ज़्यादा का डिले नहीं कर सकता। फिर भले ही उसे अमेंडमेंट्स पसंद आ रहे हैं, बिल पसंद आ रहा है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर। इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस। जब हमने ये कॉम्पोजिशन पढ़ी थी कल काउंसिल की, तो हमने लास्ट चीज़ जो इसमें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ये जो आपका कॉम्पोजिशन है ये टेंटेटिव नहीं है, मतलब टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर इसको चेंज करने की, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं निकाला है। उसके बाद आइए ड्यूरेशन। अब असेंबली की ड्यूरेशन सेम लोकसभा की है कि भाई 5 साल के लिए तो उसकी नॉर्मल टर्म है, 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। लेकिन इससे पहले भी अगर डिसॉल्व करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम किसको रेकमेंडेशन दे सकती है, गवर्नर को रेकमेंडेशन दे सकती है, सजेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है कि इसको डिसॉल्व कर दीजिए आप। तो ये तो हो गया प्री टर्म आपका डिसोल्यूशन, और वो हो गया आपका ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन जब आपका 5 साल खत्म हो जाए। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हमने देखी थी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप 1 साल, हर बार 1 साल बढ़ा सकते हो, जैसे लोकसभा की टर्म बढ़ा सकते थे वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 1-1 साल करके टर्म जो है वो बढ़ सकती है। बस हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना, 1 ईयर एट अ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। क्लियर, ठीक है। उसके बाद जैसे इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके बाद सिर्फ 6 महीने तक आपका बढ़ सकता है टाइम, उसके बाद अपने आप जो है उसकी नॉर्मल टर्म वो खत्म हो जाएगी।
क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? वही है, तो ड्यूरेशन ऑफ असेंबली की जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्मल टर्म इसकी 5 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, 5 साल के बाद अपने आप जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इससे पहले करना है तो क्या करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, किसको, गवर्नर को, किसको डिसॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है कि इसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 1 ईयर एट अ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई 6 महीने के बाद, इसके बाद अपने आप जो है इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, उसके 6 महीने बाद तक इसका नॉर्मल टर्म अपने आप खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? ये हो गई असेंबली की ड्यूरेशन। अब देख लेते हैं काउंसिल की ड्यूरेशन। सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू राज्यसभा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपका वो भी एक कंटिन्यूइंग चेम्बर है, मतलब कि वो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, टेम्पररी हाउस नहीं है, परमानेंट हाउस है ये, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। इसलिए बोला जाता है कि इसकी मेंबर की टर्म 6 साल है, इसकी टर्म 6 साल नहीं है, ठीक है। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर आपके जो हैं वो हर 2 साल में रिटायर होंगे, ठीक है। आगे समझ में? और जो पहली आपकी राज्यसभा थी, वैसी जब लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट की जब पहली बार बनती है तो ऐसे हम बाइफरकेट करते हैं, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। तो जो पहली बार रिटायर होंगे ना, पहली बार, उसको हम लॉटरी सिस्टम से निकालते हैं कि जिन जिन का पर्चा आया उनके 1/3 को क्या करो, रिटायर कर दो। फिर ये 2-2 साल का जो गैप है वो टोटल टर्म कितना हो गया, ये 6 ईयर्स हो गया। आगे समझ में? पहले 2 साल के एंड में ये वाले 1/3 निकलेंगे तो और 1/3 बन जाएंगे। तो जो इतनी आपकी कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही रहेगी ना, वो तो उतने ही लोग रहेंगे, बस 1/3 जो है वो हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। तो जो पूरा लॉट कब रिटायर होगा, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। क्लियर है? आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल। कितने नंबर ऑफ टाइम भी रीनॉमिनेट हो सकता है मेंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम भी री इलेक्ट हो सकता है, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक से ज़्यादा बार भी री नॉमिनेट हो सकता है बाय द गवर्नर, एक से ज़्यादा बार भी री इलेक्ट हो सकता है। मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला, दोनों का इसमें दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों की सेम ही होती है, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस नहीं होती, सिर्फ एज का डिफरेंस होता है 25 और 30, इसमें भी सेम चीज़ है। तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला। दूसरा, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। अब इसको ध्यान से समझो, जब आप इलेक्शन का नॉमिनेशन भरने जाते हो, ठीक है, तभी भी आपको लेनी है, जब आप कैंडिडेट हो ना तभी भी आपको ओथ लेनी है, और जब आप मिनिस्टर की सीट ले रहे हो ना तभी भी आपको ओथ लेनी है। फर्क इतना है कि जब आप कैंडिडेट हो तो आप इलेक्शन कमिश्नर के जो जिस ऑफिसर को अलॉट करेगा उसके सामने आप अपनी ओथ लोगे, जब आप कैंडिडेट हो तो, ठीक है। जब हम ओथ वाला शेड्यूल 3 पढ़ रहे थे, ओथ्स वाला, उसमें कैंडिडेट्स का नाम भी था। तो जब भी आप कैंडिडेट भी हो ना, आप नॉमिनेशन फाइल भी करने जा रहे हो, तभी भी आपको ओथ लेनी पड़ती है, और जब मिनिस्टर बन जाते हो तभी भी लेनी पड़ती है। जब आप कैंडिडेट होते हो तब आपको एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने ओथ लेनी पड़ती है, वो ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। आप लेनी पड़ती है, जैसे आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हो वो आपको ओथ दिलवाते हैं, ये है प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके बाद जो आप जब बन जाओगे और मिनिस्टर हो, और जब आप मेंबरशिप की हाउस की मेंबरशिप के लिए बैठे हो, सीट ले रहे हो हाउस में, तो उधर आपको प्रेसिडेंट यूनियन लेजिस्लेचर में और यहाँ गवर्नर आपका स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आपको ओथ लेनी पड़ेगी। क्लियर है? या फिर प्रेसिडेंट मान लीजिए हर दिन नहीं आ पा रहा है ओथ के लिए, तो फिर वो एक डेजिग्नेट कर देगा कि हाँ, मैं अपना डेजिग्नेशन किसको दे रहा हूँ, इस बंदे को दे रहा हूँ, इसके सामने आप ओथ लीजिए। वो कोई भी हो सकता है, वो जुडिशरी का भी कोई बंदा हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी कोई बंदा हो सकता है, लेकिन किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर है। आया समझ में? 2 टाइप की ओथ है। जब आप कैंडिडेट हो तब आपको इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर डेडिकेटेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसके सामने आपको ओथ लेनी पड़ेगी। जब आप क्या हो, जब आप मिनिस्टर बनने वाले हो, मिनिस्टर के टाइम पे जब आप ओथ ले रहे हो, मेंबर ऑफ द हाउस के जैसी ओथ ले रहे हो, उस केस में आपको या तो प्रेसिडेंट होगा यूनियन लेजिस्लेचर में या गवर्नर होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, और अगर वो दोनों नहीं आ पा रहे हैं तो वो फिर एक अपना बंदा डेजिग्नेट करेंगे इस चीज़ के लिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? चलिए अब आ जाइए आप, हाँ, क्या क्या ओथ है वो देख लेते हैं एक बार। कब लेनी है ये ओथ? जब आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हो। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया।
30 साल का होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में और 25 साल का होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में। सेम जैसे लोकसभा राज्यसभा में था वैसे ही इसमें। इसके साथ साथ ये जो 3 हैं ये क्वालिफिकेशन तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही हुई हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस भी बना सकता है। आया समझ में? मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस बनाने का पावर है वो हमने किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर मत लिख देना, पार्लियामेंट के पास पावर है। इसीलिए पार्लियामेंट ने आरपीए 1951 बनाया है और उसके आगे 3 और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस ऐड की हुई हैं। पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होने के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होने के लिए, जब आपने इलेक्ट होने के लिए निकालना है, जो अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 5/6 मेंबर आपके इलेक्टेड थे, भले वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे लेकिन थे तो इलेक्टेड ना, बाकी जो 1/6 था वो आपका क्या था? नॉमिनेटेड था। तो जो 5/6 मेंबर हैं आपके, उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि दे शुड बी इलेक्टर इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो इलेक्टर का क्या मतलब होता है? रजिस्टर्ड वोटर, मतलब व्हेन यू हैव द राइट टू वोट। जैसे हम इलेक्टर हैं, अगर हमारे पास इलेक्शन कमीशन का वो वोटर्स आईडी कार्ड है, मतलब वी हैव बीन रजिस्टर्ड, तो हम हो गए इलेक्टर। तो मैं बोल रही हूँ कि अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल से आप इलेक्ट होने चाहते हो, उसी स्टेट की किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी उस स्टेट में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। तो ये तो हो गया वो बंदा जो इलेक्ट होना चाहता है। ठीक है, मतलब 5/6 और 1/6 मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये बंदे जो इलेक्ट होकर आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि दे शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बस फर्क क्या है? उसी स्टेट का होना चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपको नॉमिनेट होना है, आप नॉमिनेट होना चाहते हैं, तो उस केस में आपका इलेक्टर होने की कंडीशन नहीं है। उस केस में आपको क्या होना है? रेसिडेंट होना है उस पर्टिकुलर स्टेट का। इसका क्या मतलब है कि आप मान लीजिए रह रहे हैं उस स्टेट में, भले आप कहीं और किसी और स्टेट के इलेक्टर की तरह रजिस्टर्ड है। जैसे होता है ना, कई बार हम अपने होम टाउन जाते हैं, जॉब हम कहीं और कर रहे होते हैं, चुनाव वोट देने हम होम टाउन जाते हैं अपना, तो मैं मतलब इलेक्टर अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ एक रेसिडेंट हूँ। कुछ भी हो सकता है रीज़न, जॉब की वजह से हूँ, पढ़ाई की वजह से हूँ, एनीथिंग, जो परमानेंट नहीं है मेरी रेसिडेंसी। जैसे अब मेरी शादी हो गई, मतलब परमानेंट रेसिडेंसी होगी, तो मैं क्या कराऊंगी? अपना यहाँ का एड्रेस डलवाऊंगी, तो मैं यहाँ की रजिस्टर्ड इलेक्टर कहलाऊंगी। लेकिन अब मान लीजिए मैं कुछ सालों के लिए यहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं कितने सालों के लिए हूँ यहाँ पे, सिर्फ जॉब की वजह से हूँ या मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की वजह से हूँ, तो इस केस में मैं रेसिडेंट यहाँ की कहलाऊंगी, लेकिन मेरा वोटर आईडी उधर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। आगे समझ में? तो यहाँ पे हमने ना इलेक्टर का ना कह के क्या बोला है? रेसिडेंट होना चाहिए उस स्टेट में। क्लियर? आगे समझ में? ये फर्क समझ में आया? तो ये पहला पॉइंट मैं फिर से पढ़ रही हूँ। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल must be an elector for an assembly constituency in the concerned state, and to be qualified for the governor's nomination he must be a resident in the concerned state। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होना है तो आपको ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उसी स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जाहिर सी बात है ये तो। अगर आप उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होना चाहते हो तो आपको एज अ इलेक्टर भी तो रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट आपका यही बोल रहा है, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। तीसरा है, ये हमारी उसमें भी थी क्वालिफिकेशन कि भाई अगर आप शेड्यूल कास्ट से लड़ना चाहते हो तो फिर आप वो होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको उनकी सीट रिजर्व पे लड़ना है तो। हाउएवर जो मेंबर है आपका SC ST का, वो जनरल वाली सीट्स पे भी लड़ सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर सीट पे लड़ रहा है तो उसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैं SC या ST को बिलोंग करता हूँ। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए डिस्क्वालिफिकेशंस पे। अच्छा, क्वालिफिकेशन दोनों ने दी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दे रखी है और कॉन्स्टिट्यूशन के ही चौथे
पॉइंट में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस भी बना सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो पार्लियामेंट ने उसके तहत, उस 4th पॉइंट के तहत ये एक्ट बनाई है, आरपी एक्ट 1951। अब आ जाइए डिस्क्वालिफिकेशंस पे। डिस्क्वालिफिकेशंस अगेन इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट दोनों का हाथ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिस्क्वालिफिकेशंस लिया हुआ है हम वो देख लेते हैं पहले। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एडिशनल इनकम निकाल रहा है, ठीक है, किसी और ऑफिस से, भले ही वो मिनिस्टर है तो वो छोड़ देगा। मान लीजिए जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का हमने बोला ना कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया लेकिन भले ही वो मिनिस्टर है तो वो उस दिन से छोड़ देगा। तो जो आपके यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं उनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं लेते। मान लीजिए आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, या मान लीजिए ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो हो गया आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब एडिशनल इनकम आप निकाल रहे हो। क्यों करते हैं हम बेसिकली ये, हाँ क्यों करा जाता है कि हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि कोई और ऑफिस ना होल्ड करे? हाँ, न्यूट्रलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो बेसिकली। कि मान लीजिए मैं इस कंपनी में कुछ स्टेक्स रखती हूँ, या मेरा जीजा साला या भतीजा कोई स्टेक रखता है, तो मैं ऑब्वियसली उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, ठीक है। और आपको, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए। आपका एथिक्स हो गया है क्या? केस स्टडीज आ गई है ना आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अच्छा आंसर लिखना है एथिक्स में, नंबर खींचे जा सकते हैं ना एथिक्स में कितने भी, और वो सब भी बनाना है एथिक्स में। हाँ, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ बना, थोड़ा सा सिंपल सा कोई ग्राफ बना सको, ग्राफ बना देना। या फिर एथिक्स में अगर पॉलिटी का कोई आर्टिकल वगैरह डालना है केस स्टडी में तो वो डाल देना, जैसे भी आपको जितना भी समझ में आए। और कोशिश ये करना कि जब केस स्टडी लिख रहे हो तो थीरीज का नाम ज़रूर लिखो। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच लगाया आपने, अभी मुझे वही याद आ रहा है। मान ली एक कुछ होता था ना कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी होती थी, कॉन्सिक्वेंस देखते थे आप। किसी थ्योरी में आप सिर्फ ये देखते हो कि आपने पाथ सही फॉलो किया या नहीं, भले ही कॉन्सिक्वेंस सही आया या नहीं आए। तो वो सारे यूज़ करना, टर्म्स लिखना, अंडरलाइन करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको आंसर सही लिख रहा है तो आपने वही का वही आंसर लिख दिया, नहीं। सारे एस्पेक्ट देखना केस स्टडी को देखते हुए, सारे, कि अगर मैं ये स्टेप लूँगी तो इसका एक पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका एक नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर आपको कोशिश ये करनी है तो इस तरह से करना जैसे कि जैसी केस आप पढ़ोगे केस स्टडी, ठीक है, अब आपको उसका आंसर लिखना है तो अपने दिमाग में या बैक साइड रफ कॉलम में पहले ही बना दो कि केस स्टडी चाह क्या रही है। मतलब मैं तो ये कर लेती कि मैं बुलेट पॉइंट्स लिख देती। मेरे 125 नंबर आए थे 250 में से एथिक्स में, तो मैं वही करती थी, मैं पहले बुलेट्स बना लेती थी रफ वर्क में। और अगर आपको फेयर भी करना है तो मैं उसको फेयर भी कर देती थी, डिपेंडिंग कि क्या फिट बैठ रहा है उस आंसर में। तो पहले मैं देखती थी कि ये डिमांड क्या कर रहा है, फिर मैं देखती थी कि वैल्यूज़ क्या क्या इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो वैल्यूज़ इन्वॉल्व भी लिख दो कि यहाँ पे मुझे ऑनेस्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि ये पता क्या होता है, अगर आप पहले लिख लोगे ना ये चीज़ तो आंसर लिखते हुए आप डाल दोगे उनको। नहीं तो अगर आप सिर्फ आंसर लिखने की कोशिश करोगे ना तो ये सारी चीज़ें जो कीवर्ड्स होते हैं वो भूल जाते हैं हमको फिट करना। फिर एंड में लिखते हो ना तो तब तक इतना इंटरेस्ट बनता नहीं है एग्जामिनर का। तो जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपका कमिटमेंट, एम्पैथी, कंपैशन, ये जो पढ़ाया होता है फर्स्ट क्लासेस में, ये सिर्फ पढ़ के हम छोड़ देते हैं क्योंकि डेफिनेशन तो इनकी अब आनी बंद हो गई है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इसमें से कोशिश ये करनी कि उन कीवर्ड्स को पहले लिख दो कि ये केस स्टडी में क्या क्या मांग हो रही है। केस स्टडी जब पॉइंट्स में आएगी ABC, जब आधे आधे पेज के आंसर लिखने भी आते हैं कई बारी, तो उसमें पहले ही आप माइंड में अपने ये रफ वर्क पे लिख लो कि यार ए पॉइंट में ये मेरे से एम्पैथी की डिमांड कर रहा है, तो वैल्यूज़ नीडेड स्लैश लगा के पहले ही लिख लो कि हाँ एम्पैथी, कंपैशन, ये अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। और फिर उसके बाद ये देख लो कि कौन सी थ्योरी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जानबूझ के डालो, स्ट्रैटेजिकली डालो, सिर्फ लिखना नहीं है आंसर में कि हाँ ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था और मेरा पेपर हो रहा था तो सर मैं पेपर देने ही जाऊँगा, पैसे दे दूंगा ट्रैफिक पुलिस को। समझना वो क्या आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट आंसर तो होता नहीं है एथिक्स में, आपने बस नंबर खींचने किसी तरह, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंटली अगर नंबर खींच लोगे तो पेपर में आ जाएंगे नंबर। कई बार हमें लगता है हम एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं लेकिन नंबर 75 भी नहीं आते हैं। तो वो स्ट्रैटेजिकली डालो। और JKPSC में तो ठीक है ना, आप यहाँ पे नंबर खींच भी सकते हो। UPSC तो चलो ठीक है कि वहाँ पे सब ही लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे आप ये सारे नंबर खींच सकते हो। तो बहुत ध्यान से लिखना और कीवर्ड्स डालना ही डालना। आपने एक लाइन पढ़ी,
आपको समझ में आ गया कि ये केस स्टडी में आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, लेकिन आप आंसर फ्रेम नहीं कर रहे हो, तो थ्योरीज लिख लो उसके साथ साथ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस शुड बी द वे एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी दिस शुड बी द वे, आई विल फॉलो दिस अप्रोच, ऐसे पूरा लिख दो ताकि उसको समझ आए कि आपने पढ़ा है थ्योरी, क्योंकि टाइम तो लगाओगे ना पढ़ने में, तो लिखो उसको, ठीक है। सारा कुछ लिख देना जो जो आता है, जो जो आपको लगता है इसके रेफरेंस में आ सकता है। फिर पॉलिटी अगर आपको लगता है या आपको इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट उसमें नज़र आता है तो वो सब भी लिख दो, कुछ नया अप्रोच डालो अपने आंसर में, ठीक है। और पॉलिटी का तो आर्टिकल लिख ही देना, एक लाइन में आर्टिकल लिख ही देना, कुछ बुराई नहीं है उसमें लिखने में, ठीक है ना। मैं उस दिन भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ, एक कोई आर्टिकल या एक लाइन या कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो लोकस स्टैंडी का आपको याद आ गया कि उसमें अप्लाई हो रहा है या PIL अप्लाई हो रही है। कई बारी क्या होता है कि जैसे कोई लार्जर चीज़ होती है, जैसे समझना ध्यान से, जैसे मान लो ये केस स्टडी है, इस पे आपको एग्जैक्टली दिख गया कि सही क्या है गलत क्या है, जो बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि ग्रे एरिया ही पूछते हैं, ब्लैक एंड वाइट वो पूछते ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसमें आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ मुझे सही करनी है, ये चीज़ मुझे गलत करनी है, तो इसके केस में तो आपने वो चीज़ लिख दी कि आपने बोला कि यार छोटा बच्चे ने चोरी करी है तो मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा, मैं उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दूंगा क्योंकि उसके आगे लाइफ है पूरी, इतना कर दिया आपने। तो ये तो हो गया इमीडिएट आपका इमीडिएट एक्शन, एक्शन बोल लो या इमीडिएट सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट विथ पर्टिकुलरली दिस केस स्टडी। फिर उसके बाद आप सोचो कि आगे भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़े बिगर पिक्चर देखो इसकी कि यहाँ वाली केस स्टडी तो आपने सॉल्व कर दी, अब आगे आप ऐसे कैसे बच्चों को रोकोगे चोरी करते हुए, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो आप केस बाय केस पे थोड़ी डील करोगे, आपको फोरसाइटेडनेस रखनी पड़ेगी कि आगे ऐसा कोई केस दोबारा ना आए। तो फिर अब आप बोल सकते हो कि हम स्कूल में ही ट्रेनिंग देने लग जाएं, सरकारी स्कूलों में हम सेंसिटाइजेशन कराने लग जाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि पढ़ाई तो वहीं से स्टार्ट हो रही है बच्चे की। या हम बोलें कि हम जो आपके चाइल्ड वेलफेयर ये हैं आपके NGOs हैं या वो उनका साथ लेके समझाएं कि ये चीज़ गलत है, सच बोलना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी लिख दो। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका इमीडिएट सोल्यूशन और वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो वो एग्जामिनर फिर थोड़ा खुश होता है कि हाँ इसका अप्रोच थोड़ा फोरसाइटेड है, आगे का भी सोच रहा है ये। क्योंकि अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जब आप जॉब करने लग जाओगे फिर तो आपकी थिंकिंग ही उस तरह की हो जाएगी, लेकिन पेपर पे लिखना थोड़ा अभी मुश्किल पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना एथिक्स में एक्चुअली, क्योंकि केस स्टडी से नंबर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया आपका। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन कह रहा है इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब दिमागी फर्क है उसको और कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि ये पागल है, मेंटल है ये इंसान, तो ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड एनी ऑफिस। तीसरा है इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सेम जो हमने उस टाइम पढ़ा था, बैंकरप्ट है, अगर वो किसी बैंक का कर्जा लिया उसने और वापस नहीं किया है, भागने की कोशिश की, तो वो सब बंदा जो है, वो बंदे जो हैं वो सीट नहीं ले सकते स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर उसने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। और पांचवा जो एडिशनल पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशंस बना सकता है, तो उस केस में पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाई है वो है RPA 1951। अब ये पॉइंट्स सेम पॉइंट्स हैं जो हमने पार्लियामेंट के उसमें पढ़े थे चैप्टर में, एक एक बार फिर से पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफेंसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में इस सब के लिए गिल्टी ना हुआ हो, यानी कि गलत काउंटिंग ना कराई हो, वोट खरीदे ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना की हो, EVM मशीन खराब नहीं की हो, ये सारी दूसरों को हरास ना किया हो, दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको, ये सारे ऑफेंसेस से अलग हो। RPA में क्लियरली लिखा हुआ है, ऑफेंसेस भी जो हैं वो क्लियरली लिखा हुआ है, उनकी क्या सज़ा होनी है वो भी क्लियरली लिखा हुआ है, तो इनको बोला जाता है इलेक्शन ऑफेंसेस। दूसरा है, मान लीजिए वो कन्विक्ट हो गया, मतलब कोर्ट ने उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया है किसी भी क्राइम के लिए और उस क्राइम की सज़ा 2 या 2 साल से ज़्यादा की है। अगर उस क्राइम की सज़ा 2 साल से कम की है तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे, लेकिन अगर उसकी सज़ा 2 या 2 से ज़्यादा की है मतलब आप डिस्क्वालीफाइड स्टैंड करोगे, ठीक है। तीसरा, अगर आप इलेक्शन एक्सपेंसेस उसके पूरे अकाउंट को लॉन्च करना भूल गए या टाइम पे आपने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ लेते हो तो आपको ITR भरना पड़ता है पूरा का पूरा, आपने कहाँ पैसा यूज़ किया है, किस कैंडिडेट की रैली में कितना पैसा यूज़ हुआ है, गाड़ियों में कितना पैसा यूज़ हुआ है, मीडिया वालों को कितना पैसा दिया है आपने, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखानी पड़ती हैं, शो करनी पड़ती है। आपका कोई और इंटरेस्ट ना हो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विस में, कि आप किसी पर्टिकुलर वजह से, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए प्रॉफिट की वजह से इस कुर्सी ना लो। उसके बाद आया पांचवा, आप कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 25% है।
ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से आपको डिसमिस ना किया हुआ ड्यू टू करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब कोई करप्ट चार्जेस ना हो आपके ऊपर, या पहले आपने ऐसा कुछ ना किया हो जो आपने स्टेट की डिसलॉयल्टी को शो करता हो स्टेट की तरफ आपकी। फिर आया है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई भी क्राइम नहीं करना है जिससे कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को क्या कर रहे हो के बीच में दुश्मनी बढ़ा रहे हो। जैसे आप अपनी पॉलिटिकल रैली में बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर रिलीजन अच्छा नहीं है, ये पर्टिकुलर रिलीजन अच्छा है, तो आपको एनमिटी मतलब दुश्मनी नहीं फैलानी है दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राइब भी नहीं लेनी है, करप्ट ऑफिसर्स में भी आ जाएगा ये। और आठवां, ही मस्ट नॉट हैव प्रैक्टिस्ड कोई भी सोशल क्राइम जैसे कि अनटचेबिलिटी है, डाउरी है, सती है, इन सब के केसेस ना आपके ना आपकी डिपेंडेंट्स जो है आपकी फैमिली पनिश की गई हो। आ गया समझ में? तो ये आरपीए ने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं वो डाली हुई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 4 दी हुई थी और 5वीं बोला था कि पार्लियामेंट बना सकती है, इसलिए पार्लियामेंट ने आरपीए 1951 के तहत ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अबव डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट, वहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल था, यहाँ पे गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। बस इलेक्शन कमीशन की राय लेनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशंस कौन डील कर रहा था? प्रेसिडेंट डील कर रहा था, यहाँ पे गवर्नर डील करेगा। अब आइए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जब डिफेक्शन के केस में आप डिस्क्वालीफाई हो तो उस केस में प्रेसिडेंट नहीं होता डिसाइडिंग अथॉरिटी, या गवर्नर नहीं होता डिसाइडिंग अथॉरिटी, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो तो स्पीकर होगा डिसाइडिंग अथॉरिटी कि आप डिस्क्वालीफाई हो या नहीं हो, और अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो तो उस केस में चेयरमैन जो होगा आपका वो होगा आपका डिसाइडिंग अथॉरिटी कि आप स्टैंड करते हो डिस्क्वालीफाइड या नहीं ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो हम आगे डिटेल में चैप्टर है उसमें पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ओथ और अफर्मेशन। अब ये वाली जो ओथ है ये जब आप हाउस में सीट लोगे, ठीक है, आप इलेक्ट होकर आ गए, आप वोट लेके आ गए, जब आप हाउस में बैठोगे सीट ऑक्यूपाई करोगे उससे पहले आपको गवर्नर के सामने क्या लेना पड़ेगा? ओथ लेनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर गवर्नर नहीं है तो कोई भी पर्सन जो गवर्नर ने ही अपॉइंट किया है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए कि हाँ अभी आप ओथ दिला दो मेरी तरफ से इनको, ठीक है। क्या ओथ में होता है? टू bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, and to faithfully discharge the duty of his office. जब तक मेंबर ओथ नहीं लेता वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स में। और अगर आपने बिना ओथ लिए बैठ रहे हैं, या आपको पता है कि आप डिस्क्वालीफाइड है फिर भी बैठ रहे हैं, या आपको हाउस से निकाल दिया फिर भी आ रहे हैं, तो आपको 500 रुपये पर दिन के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। सेम क्लॉज है जो आपका पार्लियामेंट में भी था। कब लगेंगे ये 500 रुपये पर डे? अगर आपने ओथ नहीं लिए और आप बैठ गए बिना ओथ के, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पता है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है, उसके बाद भी आप हाउस में बैठे हो। तीसरा, आपको पता है कि आपको प्रोहिबिटेड किया गया है किसी भी ग्राउंड पे, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्रिविलेज अगर आपने भंग किया हो तो, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे आपको मैंने बोला कि यहाँ पे आपको नहीं आना है और आप आ रहे हो। अगर मान लीजिए आप पे केस चल रहा है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोल दिया कि अब आप आगे की प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकते, फिर भी आप वहाँ बैठे हो, तो उस केस में आपको 500 रुपये पर दिन लगेगा, ठीक है। आ गया? वेकेशन ऑफ सीट्स की सीट्स जो हैं वो खाली कैसे होती है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल में से हम वैकेंसी को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो होती है आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उसकी जो मेजॉरिटी होती है उसी को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए डबल मेंबरशिप है, मतलब कि एक बंदा है जो दोनों हाउसेस में इलेक्ट होकर आ गया है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो फिर इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस, उसकी किसी एक हाउस में सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। कैसे होगी? एज पर द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर ने जैसे लॉ बनाया होगा तो वो उस लॉ के हिसाब से जो है एक सीट इसको वेकेट करनी पड़ेगी। कोई भी फिक्स्ड नहीं है किसी स्टेट के लिए, जैसे जिस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? सेकंड है डिस्क्वालीफाइड हो गया अगर बंदा, पहले तो डबल मेंबरशिप से वेकेंट हो जाएगी सीट, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन से हो जाएगी। जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुआ उसको बोला जाएगा दैट यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, पर्टिकुलर हाउस, इसलिए आपकी सीट जो है वो वेकेंट हो गई। तीसरा है रेजिग्नेशन, अगर वो खुद से रेजिग्नेशन दे दे, जिस हाउस का वो है उसी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो अपना रेजिग्नेशन देगा। अ मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल
or Speaker of Legislative Assembly as the case may be. The seat falls vacant when the resignation is accepted. ठीक है. चौथा है अगर वो एब्सेंट होगा. ये हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ा था कि अगर आप 60 डेज विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट रिसीविंग द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब रहते हो तो आपकी सीट बाय डिफॉल्ट जो है वो वेकेंट कहलाई जाएगी. ठीक है. उसके बाद और केसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वो इलेक्शन होकर आया और उसके बाद उसका जो इलेक्शन है वो कोर्ट ने क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया. कुछ भी हो सकता है वो कि मान लीजिए आप किसी इलेक्शन ऑफेंस में फंस गए, आपने कुछ गलत काम किया, या आपका करप्शन का केस आपके इलेक्शन के बाद सामने आया, तो उस केस में जो कोर्ट है आपका वो क्या बोल सकता है कि आप जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं. दूसरा, इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, कुछ इसने ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या कुछ ऐसा हिनियस क्राइम किया होगा कि हाउस ने उसको जो है एक्सपेल कर दिया. तीसरा, इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो हमने बोला था कि उसी दिन उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, किसी भी हाउस का हो वो, तो जब वो अपनी सीट छोड़ेगा तो वो सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी. इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अगर वो उस किसी और स्टेट का गवर्नर हो गया उस केस में, तो क्या होगा, आपको उसको ये वाली सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी. ठीक है. अब पढ़ते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा, आपका स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा और पैनल ऑफ चेयरमैन होगा. ये हो गया आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होगी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ पे होगा आपका स्पीकर, यहाँ पे होगा आपका डेप्यूटी स्पीकर और यहाँ पे होगा आपका पैनल ऑफ चेयरमैन. इसको चेयरमैन बोलते हैं इस वाले में. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, आपका चेयरमैन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होगा और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होगा. आगे समझ में. तो जब स्पीकर एब्सेंट या वेकेंट है तो उस केस में किसके पास जाएगी कुर्सी, डेप्यूटी स्पीकर के पास जाएगी. ठीक है. जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो किसके पास जाएगी कुर्सी, पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई भी आ सकता है. 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं ये, इनमें से कोई भी आ सकता है. मान लीजिए दोनों की सीटें क्या हैं, वेकेंट है, तो कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे गवर्नर करेगा. वहाँ पे प्रेसिडेंट करता था, यहाँ पे आपका गवर्नर करेगा. ठीक है. सेम चीज़ है जैसी उसमें पढ़ी थी हमने. अगर स्पीकर एब्सेंट है या वेकेंट है तो नेक्स्ट इन लाइन कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा. अगर दोनों एब्सेंट हैं तो पैनल ऑफ चेयरमैन पे बात आएगी. अगर दोनों वेकेंट हैं तो उस केस में गवर्नर जो है अपने एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी देगा कि हाँ तू है जो प्रिसाइड कर सकता है. क्लियर. अब देख लेते हैं स्पीकर ऑफ असेंबली पढ़ते हैं सबसे पहले तो. लिख लो. क्या हुआ, कोई बात नहीं. हाँ, अब देख लेते हैं हम स्पीकर ऑफ असेंबली, मतलब हम फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं. कैसे इलेक्ट होगा, मेंबर्स आपस में ही इलेक्ट कर देंगे उसको सिंपल मेजोरिटी से, जिसको इलेक्ट किया गया. सेकंड है वो पूरी लाइफ ऑफ द असेंबली के दौरान स्पीकर कहलाएगा और 3 केसेस में वो अपना ऑफिस जो है वो पूरी असेंबली से पहले वेकेट कर सकता है. या तो वो खुद ही मेंबर बनने से इनकार कर दे, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाए एज अ मेंबर. सेकंड, या तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे दे, किसको देगा स्पीकर अपना रेजिग्नेशन, डेप्यूटी स्पीकर को देगा. क्यों देगा, क्योंकि ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो जब वो रिजाइन कर रहा है, क्योंकि उसी की बारी आएगी. तीसरा हो गया इफ ही इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन, अगर उसको मेंबर्स जो हैं हाउस के वो खुद निकालना चाहें तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो छोड़ देगा अपना ऑफिस अगर रिमूव हो गया. इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा. इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब एक्चुअली जो लोग प्रेजेंट है ना उसकी मेजॉरिटी. वैकेंसी वाली सीट्स को हम बिल्कुल निकाल देंगे. जो आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी है उससे पास होगा तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा. 14 डेज का इसको नोटिस दिया जाएगा. सेम वही हो रहा है जो वहाँ के लोकसभा के स्पीकर में था, सेम टू सेम आपके यहाँ के स्पीकर में. अब जो 14 डेज का इसको नोटिस दिया जाएगा. ठीक है. उसके बाद पावर्स देख लेते हैं स्पीकर के. ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करता है हाउस में.
जितना भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल पावर होता है उसका, इस केस में जो फाइनल पावर है वो स्पीकर के पास है, मतलब वो किसी भी बंदे को बोल सकता है कि आप बहसबाजी में पड़ रहे हैं, आप चुप करके बैठ जाइए, ठीक है। फिर वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर मेंबर है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं या मुझे बिठा दिया है, नहीं, क्योंकि जो फाइनल अथॉरिटी होगी इनसाइड द हाउस वो कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही होगा। सेकंड है फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द प्रोविजन, जितना इनसाइड द हाउस, अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आपको समझ नहीं आ रहा, या आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर उस अंदर हाउस के समझ में नहीं आ रहे, या आपको मान लीजिए कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा, तो जो फाइनल इंटरप्रिटेशन देगा वो आपका स्पीकर ही देगा, और वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा विद इन दी हाउस, ठीक है। थर्ड आता है आपका एडजर्न कर सकता है, ठीक है, मीटिंग्स को एडजर्न कर सकता है। एडजर्नमेंट पढ़ा था हमने, एडजर्नमेंट साइन डाई पढ़ा था, ये किसका पावर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पावर होता है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टेंस में ये कभी वोट नहीं करता, नॉर्मल मेंबर की तरह ये वोट नहीं करेगा। जब 50-50 वोट हो जाएगा, मतलब जब टाई हो जाएगी, तब इसका वोट लिया जाता है। कभी भी सीक्रेट सिटिंग भी बुला सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, मतलब सीएम की रिक्वेस्ट पे कभी भी सीक्रेट सिटिंग भी बिठाई जा सकती है। मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा, किसका सर्टिफिकेशन लगेगा, आपका स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, में स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, जब भी डिफेक्शन की डिस्क्वालिफिकेशन आएगी अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल, उसका डिसाइडिंग अथॉरिटी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, इस केस में स्पीकर। उसके बाद जितनी भी कमिटीज़ होती हैं असेंबली की, उनके चेयरमैन को यही अपॉइंट करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 कमिटीज़ का खुद चेयरमैन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, ये खुद चेयरमैन होगा उसका। फिर आ जाइए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली का, इसके हम पहले देखेंगे कि कैसे ये रिमूव होता है। अगेन स्पीकर की तरह डेप्यूटी स्पीकर भी जो है अमंग्स द मेंबर्स ही उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा तब डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा, ठीक है। और ये पूरी असेंबली के दौरान रहेगा। अगर इससे पहले वेकेट करना है तो या तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, या ये अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे दे, या इसके अगेंस्ट रिमूवल का रेजोल्यूशन मूव हो जाए, उसमें भी इसको 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर तब परफॉर्म करेगा स्पीकर का रोल जब हाउस में स्पीकर है वो एब्सेंट और वेकेंट दोनों हो। आ गया समझ में? एब्सेंट के केस में भी डेप्यूटी स्पीकर के पास जाएगा और वेकेंट के केस में भी डेप्यूटी स्पीकर के पास जाएगा। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ देखिए, द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ चेयरमैन, एनी वन ऑफ देम कैन प्रोसाइड ओवर द असेंबली इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर। क्लियर है? आ गया समझ में? अब आ जाइए चेयरमैन ऑफ काउंसिल पर। ये हो गया आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का कंप्लीट। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होता है। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इनको पानी दो, पानी पियो, सर दर्द हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो ठीक लग रहा है, पानी वानी तो नहीं पीना है? पानी पी लो। कॉफ़ी पीना है क्या? अगर हेड डाउन करना है लाइब्रेरी में तो हेड डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तीनों पढ़ेंगे हम। चेयरमैन पढ़ेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन पढ़ेंगे और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चेयरमैन, कैसे इलेक्ट होता है? अमंग्स द मेंबर ही इलेक्ट होगा, ठीक है। अगेन इसके भी वेकेशन ऑफिस के कैसे हो सकती है? 3 चीज़ों से, या तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, या ये अपना रेजिग्नेशन, किसको देगा अभी अपना रेजिग्नेशन? हाँ, डिप्टी चेयरमैन को ही देगा ना ये, तो चेयरमैन जो है वो किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन को देगा, या उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन हो, इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही निकालेंगे, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। अब इसके पावर्स ना स्पीकर से थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीकर ही डिसाइड करेगा बिल मनी बिल है या नहीं, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। चेयरमैन को हमने ऐसा कोई पावर
नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जितनी भी सैलरीज होती हैं स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, ये कहाँ से निकाली जाती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती हैं और ये वोटेड अपॉन नहीं होती हैं, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका ये मतलब है कि हर साल वोटिंग पे सब्जेक्ट नहीं किया जाता इसको, ये पैसा निकलेगा ही निकलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इसको वो कौन करता है, फिक्स कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है। जैसे वहाँ पार्लियामेंट फिक्स करता था सैलरीज वगैरह को, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेगा, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। मैं अपने दिमाग में स्टेट ही बोल रही थी, बोल मैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रही थी, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकलेगा, डिसाइड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। अब आ जाइए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल। अगेन इसका सेम है कि आपस में लोग इसको इलेक्ट करेंगे। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? चेयरमैन को दे दे, या इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव कर दें। 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। द डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन की ड्यूटी दोनों केसेस में परफॉर्म करता है, ठीक है। जब एब्सेंट है चेयरमैन तब भी, और जब वेकेंट है तब भी, दोनों केसेस में जो है आपका डेप्यूटी चेयरमैन इसका परफॉर्म करेगा। और मान लीजिए पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन की बात तब आएगी जब इन दोनों जो हैं वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। जब ये भी एब्सेंट होगा और जब ये भी एब्सेंट होगा। क्लियर? अब सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देख लीजिए। आर्टिकल 85 मैंने पहले भी बताया, बोलता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2 सेशन तो आपके होने ही होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के एक पूरे साल में, ठीक है। यूजुअली 3 होते हैं इसके भी, बजट का और विंटर का और मानसून, ठीक है। अब आ जाइए एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है, कोई एक बता दो मुझे। हाँ, मतलब बेसिकली रिसेस, ब्रेक बेसिकली, ठीक है। तो किसको सस्पेंड करना? सिटिंग को, ठीक है, सेशन को नहीं। सेशन तो सस्पेंड किससे होता है? प्रोरोग से। सेशन प्रोरोग से होगा, सिटिंग एडजर्नमेंट से होगी, ठीक है। समन और प्रोरोग करने का पावर किसके पास है स्टेट लेजिस्लेचर को? गवर्नर के पास है, बिल्कुल सही। और एडजर्न करने का पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है ना। ये मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यार इसमें इतनी मेहनत लग रही है रब करने में। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं, है ही ऐसा ये मार्कर। चलो हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? चुप हो जाते हो तुम लोग सारे। सेशन और सिटिंग, ठीक है। सिटिंग क्या होती है ये तो मुझे हिंदी में बता दो, ये एकदम सिंपल शब्दों में। जो मीटिंग हो रही है, आज की सिटिंग, जैसे आज की क्लास वैसे आज की सिटिंग, तो ये होगी सिटिंग। इतनी सारी सिटिंग्स मिलके क्या बनेगा? एक पूरा सेशन बनेगा। सेशन को आप शुरू किससे करते हो? कौन करता है ये? इसका बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल गवर्नर करता है। खत्म कैसे करते हो? प्रोरोग से। कौन करता है? अगेन गवर्नर करता है। ये इसके बीच में पूरा सेशन होता है, डे 1 और ये लास्ट डे आपका, ये बीच में सेशन चल रहा है। सेशन बहुत सारी सिटिंग्स को कंप्राइज करेगा। सिटिंग ये स्टार्ट हो गई, ये सिटिंग को स्टार्ट किया आपने और सिटिंग को खत्म किया। सिटिंग को आप क्या कर सकते हो? कौन करता है ये? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल। एडजॉर्नमेंट साइंड है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, एक में आपको इसमें टाइम बताएगा कि रीअसेंबल कब होना है आपको। मैं 2 दिन के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई छुट्टी हो सकती है और हम मंडे को फिर मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? क्लास इज एडजर्न्ड, कोर्ट इज एडजर्न्ड, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। सिटिंग इज एडजर्न्ड। फिर आया एडजर्नमेंट साइंड है, मतलब मैं गायब हो गई, मैं आपको बोल के कि हम पढ़ेंगे और मैंने बताया नहीं कब पढ़ेंगे और मैं चली गई, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो कि यार बताया नहीं, मैम ने बताया नहीं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट निकालेगा ऑर्डर की प्रोरोग कर दो अब, ठीक है, कि ख़त्म कर दो इसको।
अब स्पीकर के पास ये पावर भी होता है, मान लीजिए मैंने बोला कि मैं मंडे को मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ नहीं मैं उससे पहले मिल सकती हूँ, मुझे मिलना है उससे पहले, मुझे कुछ पढ़ाना है, तो मैं सैटरडे को भी क्लास बुला सकती हूँ। तो स्पीकर के पास पावर है कि भले ही मैंने एडजर्न कर दी थी और बोला था कि मैं मंडे को मिलूंगी, उससे पहले भी वो बुला सकता है, ठीक है, रीअसेंबली के लिए। आगे समझ में? तो अब सिटिंग और सेशन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिटिंग एडजर्न होती है, सेशन प्रोरोग होता है, ठीक है। तो एडजर्नमेंट क्या हो गया? आप बेसिकली कोई भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है कि द क्लास इज एडजर्न, बोला जाता है द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days या कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 hours, आफ्टर लंच वील रिज्यूम। तो ये सारा एडजर्नमेंट में आता है। एडजर्नमेंट साइंड आए मतलब विदाउट टेलिंग मी कि कब मिलेंगे हम, इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपने क्या कर दिया? एडजर्नमेंट कर दिया। फिर आइए प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब क्या? खत्म करना। हाँ, समन मतलब प्रोरोग करना, ये बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है। फिर मैं जब प्रोरोग में कंफ्यूज होती हूँ तो मैं समन याद रख लेती हूँ, तो समन से याद आ जाता है कि वो स्टार्टिंग है। तो प्रोरोग मतलब खत्म करना। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि मैं एंड वाली जो सिटिंग है उसको एडजर्न कर देता हूँ साइन डाई मतलब इनडेफिनिटली। फिर कुछ दिन बाद आपका गवर्नर ऑर्डर निकालेगा कि जो ये सेशन है आपका ये प्रोरोग हो चुका है, मतलब ये सेशन जो है आपका वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आइए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? डिसॉल्व हो गया। कौन करता है डिसॉल्व? गवर्नर या प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल। क्यों करता है डिसॉल्व? कि भाई या तो एक तो हो गया ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, 5 साल का उसका टर्म खत्म होगी, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम ने उसको एडवाइस किया होगा कि इसको प्री टर्म डिसोल्यूशन कर दो, पहले ही खत्म कर दो, फ्रेश इलेक्शंस करो, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वो कंटिन्यूइंग चेंबर है, वो परमानेंट हाउस है। डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं बिल्स, और जो आपके कौन से बिल्स जो हैं वो लैप्स हो जाएंगे और कौन से बिल्स हैं जो लैप्स नहीं होंगे डिसोल्यूशन में। अच्छा, हमने देखा एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, इनमें तो बिल्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली एक सेशन खत्म हुआ, आप अगले सेशन में इंट्रोड्यूस करोगे बिल को, लेकिन डिसोल्यूशन में पूरी की पूरी लोकसभा ही खत्म हो रही है, ठीक है। तो सेशन, समन और प्रोरोग, सिटिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइंड है, और पूरा का पूरा जो हाउस है वो कैसे खत्म हो रहा है? डिसोल्यूशन से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। आगे ये चीज समझ, ठीक है। सिटिंग, सेशन और हाउस, पूरा का पूरा हाउस मैंने क्या बोला कि इसको डिसॉल्व कर दो, मतलब अब फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए आपके, ठीक है। तो मैंने डिसॉल्व करने को बोला। अब जब मैंने डिसॉल्व कर दिया और नई लोकसभा आएगी तो जरूरी तो नहीं पुराने मेंबर्स ही आएंगे, नए मेंबर्स आएंगे, तो जो पुराने बिल्स थे वो लैप्स हो जाते हैं पूरे। तो ऐसे बिल्स जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिए थे या लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग थे, मतलब पिछली लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो पेंडिंग थे वो या उसने पास कर दिए थे, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। वो दोनों कैटेगरी जो है वो लैप्स हो जाएगी। आपको दोबारा ही ऐसा बिल लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि यार पिछली असेंबली ने तो पास कर दिया था ये बिल, तो उसको कंटिन्यू रखते, नहीं, आपको इस वाली असेंबली से फिर से पास कराना पड़ेगा वो बिल। और ऐसे बिल जो उस टाइम पेंडिंग थे उसको आपको री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता उस टाइम पे कितना सपोर्ट था गवर्नमेंट का, इस वाली लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन में कितना सपोर्ट है, ठीक है। नई लेजिस्लेटिव असेंबली है इसलिए जो बिल्स हैं वो फिर से इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो शुरू की जो 2 कैटेगरी हैं, अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्स, अ बिल पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्स। तो दोनों केसेस में या तो बिल असेंबली में पेंडिंग हो या असेंबली ने बिल पास कर दिया है लेकिन काउंसिल में पेंडिंग हो, ये दोनों बिल्स जो होंगे वो क्या होंगे? लैप्स हो जाएंगे। बाकी जो 3 बिल्स हैं, ऐसे बिल्स जो काउंसिल ने पेंडिंग है लेकिन असेंबली ने पास ही नहीं किए थे, असेंबली तक पहुंचे ही नहीं थे, वो नहीं लैप्स होंगे। ऐसे बिल जो दोनों हाउसेस ने पास कर दिए थे और गवर्नर ने या प्रेसिडेंट के असेंट उसको नहीं मिला था अभी तक, वो नहीं लैप्स होंगे क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो पूरी हो गई है, ठीक है। और 5वां, ऐसे बिल्स जो प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किए हैं, वो बिल्स जो हैं वो लैप्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों हाउसेस में उनकी प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई है, बस गए किसके पास हैं वो? प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। आ गया समझ में? अब यहाँ पे मैंने आपको क्लास जब स्टार्ट हुई तो मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्लियर? जॉइंट सिटिंग कब होती थी? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो गया किसी बिल को लेकर,
तो प्रेसिडेंट ने बोला एक काम करो, साथ बैठ लो और डिसाइड कर लो कि किस किस कौन कौन से क्लॉजेज में आपको प्रॉब्लम है। तो वो जॉइंट सिटिंग वहाँ पे वैलिड इसलिए था क्योंकि वहाँ पे राज्यसभा के पास भी तो पावर था ना बिल को पास करने का या नहीं करने का। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर नहीं है, ठीक है। उस केस में इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है ही नहीं। इसलिए आपको याद हो रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने 5 पॉइंट पढ़े पार्लियामेंट में, ये 6 पॉइंट्स थे, है ना। जॉइंट सिटिंग वाला भी लैप्स नहीं होता, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग वाला कोई प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है। कोरम क्या होता है, क्या होता क्या है कोरम? हाँ, बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए हाउस में उतना होना चाहिए। और डिसाइड कौन करता है? ये आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। जब कोरम नहीं होगा उस दिन सिटिंग नहीं होती, उस दिन एडजर्न हो जाता है हाउस, ठीक है। फिर आइए वोटिंग कैसे होती है हाउस की। वोटिंग ऑब्वियसली मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द बिल्स जो हैं वो येस और नो आवाज से ही हो जाते हैं क्लियर, और मोस्ट ऑफ द बिल्स ऑर्डिनरी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। कुछ केसेस में आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ज़्यादातर जो बिल्स होते हैं आपके वो आपके सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। येस और नो बुलवाते हो, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो स्पीकर रिकॉर्डर का यूज़ करता है, जो वोट रिकॉर्डर मशीन होती है। अगर उसके बाद भी कन्फ्यूजन हुआ तो स्पीकर बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर, मतलब सारे निकल के आते हैं, वो मैंने बताया था आपको। लॉबी बी क्लियर्ड, लेट लॉबी बी क्लियर्ड। और चौथा है, अगर उसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो बोला जाता है यार येस वाले अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और नो वाले अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। क्लियर है? इससे समझ आ जाता है कि वोटिंग कैसे हुई है। अब आइए लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट में था ऐसे इसमें भी स्टेट में भी यही है कि हिंदी और इंग्लिश तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया ही हुआ है। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपको कोई तीसरी मदर टंग या फिर कोई और लैंग्वेज है जो नेटिव लैंग्वेज है आपकी वो यूज़ करनी है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेके कर सकते हो। आपके पार्लियामेंट में भी सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में भी ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, और आपके जो बिल प्रेजेंट किया जाता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में किया जाता है, ठीक है। आ गया? और जो आपकी ये थी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट थी, उसमें बोला गया था कि 15 साल तक, मतलब 1965 तक इंग्लिश को कंटिन्यू करो और उसके बाद उसका यूज़ ख़त्म कर दो। लेकिन अब बोला गया है उसके बाद कि भैया इंग्लिश को इंडेफिनिटली आप कितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक हाउस का अगर मेंबर है तो वो दूसरे हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, बस क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता। सिमिलरली एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी हमने ये दिया हुआ है कि आप बैठ सकते हो हाउस में आके, प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हो, बिल्स के ऊपर बहस कर सकते हो, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो। लॉयर, क्योंकि आप लॉयर हो तो आप लॉयर के एंगल से अपनी ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन आप वोट जो है वो नहीं कर सकते। ऐसा मिनिस्टर मान लीजिए जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, उसको हमने 6 महीने का मौका दिया है सीट लेने का, वो भी ऐसा तो है नहीं वो उस 6 महीने आएगा ही नहीं हाउस में, वो 6 महीने आ सकता है हाउस में, बैठ सकता है। अगेन उसको हमने राइट टू वोट नहीं दिया। जब तक वो खुद वोट लेकर नहीं आता तब तक उसे हमने वोट का पावर नहीं दिया, ठीक है। या तो नॉमिनेट होके भी आ सकता है या इलेक्टेड होके भी आ सकता है, डायरेक्टली इलेक्ट होके भी आ सकता है और इनडायरेक्टली इलेक्ट होके भी आ सकता है। कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो प्रोवाइडेड आप परमिशन लो, किसकी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कोई भी मदर टंग हो सकती है। फिर आइए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। सेम जैसे पार्लियामेंट में था कि आपका बिल जो है, हमने पार्लियामेंट के केस में भी पढ़ा था कि जो आपका बिल है, ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले ऑर्डिनरी बिल्स देखेंगे। उसमें हमने, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है आपकी, उसमें क्या होता था? सिर्फ इंट्रोडक्शन होता था। सिर्फ क्या बोलेगा वो कि ये बिल है और ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब टाइटल और ऑब्जेक्टिव देगा बस फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। और गैजेट में पब्लिश कराएगा, अगर पहले से अगर उसने परमिशन ले रखी तो गैजेट में पहले ही पब्लिश हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रीडिंग। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन, कोई भी वोटिंग, नथिंग एट ऑल, ठीक है। सेकेंड रीडिंग आपको याद हो रही होगी, उसको हमने सब स्टेजेस में डिवाइड किया था कि नहीं किया था? या तो जॉइंट कमेटी को दोगे आप, या आप सिलेक्ट कमेटी को दोगे, या पब्लिक डोमेन में डाल दोगे, या आप बिल को वैसी का वैसी पास कर दोगे, ठीक है। तो कमिटी स्टेज जो है वो क्या करेगी? अब तीसरी, इसकी जो लास्ट सब स्टेज थी वो थी आपकी कमिटी स्टेज। कमिटी क्या कर रही है? एक एक क्लॉज को एग्जामिन कर रही है बिल के डिटेल में, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हमने सिर्फ बताया था, अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जनरल डिस्कशन था पहला वाला, ये याद आ रहा है कुछ? पहले हमने क्या बोला था कि मिनिस्टर्स जो हैं और जो मेंबर्स हैं वो जनरली डिस्कस कर लें कि इसकी इंटेंशन क्या है बिल की, बस, और कुछ डिस्कस ना करें। जो क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन कर रहा था वो कमिटी स्टेज पे हो रहा था, ठीक है। फिर तीसरी आती है आपकी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आपने क्या बोलना है? सिर्फ यस और
नो बोलना है आपने, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप अमेंडमेंट्स, कट मोशन, क्लोजर मोशन कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलना है आपको, या हम एक्सेप्ट करते हैं या हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। और फिर हमने फोर्थ रीडिंग जो थी आपकी, फोर्थ रीडिंग बेसिकली क्या था कि ये तीनों चीज़ें दूसरे हाउस में जाके भी हो रही हैं। याद आ रहा है कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो दूसरे हाउस में भी फॉलो होगा। और फिफ्थ स्टेज क्या थी आपकी, असेंट बाय प्रेसिडेंट। याद आ गया? ठीक है। अगर नहीं भी कभी पढ़ पाओ या रिवाइज नहीं कर पाओ तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो अब जब सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही कर रहे हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए ओरिजिनेट हुआ है तो फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी। फिर जो बिल है वो कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे हाउस में चला जाएगा। वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी। और फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि भाई एंड में आपको असेंट के लिए किसको दे देना है, गवर्नर को दे देना है, और गवर्नर की मर्जी कि उसे असेंट के लिए प्रेसिडेंट को देना है या नहीं देना है। क्लियर? अब जब बिल सेकंड हाउस में जाता है तो वहाँ पे भी सारी स्टेजेस में होता है। मान लीजिए व्हेन अ बिल इज पास, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैंने अभी 3 months और 1 month का बताया था, ठीक है। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियरली बोल रही हूँ मैं, असेंबली का नाम ले रही हूँ, असेंबली से बिल पास हो गया और कहाँ पे जाएगा वो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो बिल को वैसी का वैसी एक्सेप्ट कर ले जैसा भेजा है, कोई अमेंडमेंट ना बताए, ठीक है, बोले कि मुझे मंजूर है, अच्छे क्लॉजेस हैं, अच्छा इंटेंशन है बिल का, पास कर देते हैं। या तो ये क्या कर सकता है, वापस असेंबली को भेज सकता है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ कि हमें लगता है आपका बिल तो अच्छा है, ये कुछ माइनर अमेंडमेंट्स हैं, इसको आप डाल दीजिए। तीसरा, या तो वो बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे कि मुझे आपका बिल पसंद ही नहीं आया। और चौथा ये कि कोई एक्शन ही ना ले और बिल को क्या रहने दे, पेंडिंग रहने दे। आगे समझ में? ये 4 ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए बिल विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया काउंसिल ने, उसको पसंद आ गया बिल, उसने बोला ऐसी का ऐसी हम उसको पास कर दो, या उसने ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट किए जो असेंबली को मंजूर है, तो उस केस में तो बिल पास हो जाएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको इसके मंजूर है, उसको इसके अमेंडमेंट्स मंजूर हैं, बिल हो गया पास। मान लीजिए उसने रिजेक्ट कर दिया बिल, या मान लीजिए उसने ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट किए जो असेंबली को मंजूर नहीं है, या उसने 3 महीने तक कुछ नहीं किया, पेंडिंग रहने दिया बिल को, तो फिर असेंबली क्या करेगी, फिर से भेजेगी काउंसिल के पास बिल। 3 महीने तक वेट करेगी असेंबली, 3 महीने के बाद फिर से भेजेगी काउंसिल के पास बिल। अब जब काउंसिल के पास बिल भेजा तो अगेन काउंसिल क्या करेगा, या तो अब जब सेकंड बार आया तब एक्सेप्ट कर ले, या ऐसे कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करे जो पहले वाला असेंबली मान जाए, या बोले कि ठीक है आप पास नहीं कराना चाहते, कि हम भी पास नहीं कराना चाहते, हमें मंजूर नहीं है आपका बिल, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे, या ऐसे अमेंडमेंट्स बता दे जो असेंबली को मंजूर नहीं, फिर से डेडलॉक हो जाए। तो उसके बाद सेकंड इंस्टेंस में आता है आपका 1 महीने का टाइम, मतलब उस 1 महीने वो कुछ ना करे। पहले 3 महीने था, अब 1 महीने काउंसिल ने कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में असेंबली बोलेगी कि अब आप भाड़ में जाओ, आपने 4 महीने हमारे वेस्ट कर दिए, अब बिल तो हम पास मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, 4 महीने का डिले इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिल के पैसेज में, इससे ज़्यादा काउंसिल जो है वो कुछ नहीं कर सकती, इतना ही पावर है इसका। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखना। When a bill is passed by the legislative assembly, मिल गया सबको, and transmitted to the legislative council, the legislative council has 4 alternatives before it. It may pass the bill as sent by the assembly without any amendments. It may pass the bill with amendments and return it to the assembly for reconsideration. It may reject the bill altogether, and it may not take any action and thus keep the bill pending. If the council passes the bill without amendments, or the assembly accepts the amendment suggested by the council, the bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the governor for his assent. On the other hand, if the assembly rejects the amendment suggested by the council, or if the council rejects the bill altogether, or if the council does not take any action for 3 months, then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council. If the council rejects the bill again or pass the bill with amendments not acceptable to the assembly, or does not pass the bill within 1 month, then the bill is deemed to have been passed by both the houses
in the form in which it was passed by the assembly for the second time. आ गया समझ में? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो. यहाँ पे समझ में आ गया कि हमने कितने अनइक्वल पावर्स दे रखे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. अच्छा, इसी पेज की स्टार्टिंग में देखो, अ बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज हैव अग्रीड टू इट ईदर विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स. ये चीज कंफ्यूज मत होना, हमेशा बिल जो है वो दोनों से ही पास होगा. इसमें भी तो हमने, ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा ही नहीं है बिल, हमने भेजा था ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी, हमने उसको मौका भी दिया 4 महीने का. वो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया एंड में. ऐसा भी तो हो सकता था ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट करता जो लेजिस्लेटिव असेंबली को मंजूर होते, हो सकता था. उस केस में भी तो दोनों ही हाउस बिल पास करेंगे ना. तो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको बेफजूल में बनाया हुआ है, क्योंकि बिल तो तभी पास कहलाएगा जब दोनों हाउसेस से पास होगा. इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अरे आप सोचो ये स्टेटमेंट लिखा है तो आप सोचो कि नहीं ये तो अनइक्वल पावर्स है, तो दोनों का तो नाम ही नहीं है. बिल तो दोनों से ही पास हो रहा है, बस हमने अनइक्वल पावर दी है उसको. ठीक है, बस हमने बोला है कि आप 4 महीने तक डिले कर सकते हो, अगर आपने उसमें भी कुछ नहीं करना तो फिर हम अपना बिल पास कर देंगे. ठीक है. अब देयरफॉर, इसीलिए लास्ट पैराग्राफ देखो, देयरफॉर द अल्टीमेट पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल इज वेस्टेड इन द असेंबली. At the most, the council can detain or delay the bill for a period of 4 months, 3 months in his first instance and 1 month in the second instance. The Constitution does not provide for the mechanism of joint sitting of both the houses to resolve the disagreement between the two houses over a bill. On the other hand, joint sitting का provision है ना लोकसभा और राज्यसभा में, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है. एक बात और, मान लीजिए ऐसा बिल जो काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ है, अभी तक हमने ये वाला जो किया ये उसके केस में किया है जब बिल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है और गया किसके पास है, काउंसिल के पास. मान लीजिए काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ है बिल और फिर वो असेंबली के पास गया. अब असेंबली क्या करेगी, एक्सेप्ट कर सकती है या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकती है या अमेंडमेंट्स ऐसे सजेस्ट कर सकती है, और वो अमेंडमेंट्स अगर तो पसंद आ गए ठीक है, अगर असेंबली के अमेंडमेंट्स पसंद ही ना आए और डेडलॉक हो जाए, उस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा बिल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर ज़्यादा किसके पास है, असेंबली के पास है. और अगर असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बिल, इसका क्या मतलब है कि वो बिल ही खत्म हो गया. Moreover, when a bill which has originated in the council and was sent to the assembly is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है एज कंपेयर टू राज्यसभा ऑल्सो, क्योंकि राज्यसभा में तो डेडलॉक हुआ तो जॉइंट सिटिंग होती थी ना, बोलने का मौका तो मिलता था ना राज्यसभा को. या राज्यसभा ने रोक दिया तो पास नहीं होता था बिल, जॉइंट सिटिंग नहीं हुई, डिक्लेयर तो नहीं होगा, वो बिल डेड हो जाएगा. यहाँ पे हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो पावर नहीं दिया. ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है यहाँ पे? एक बार खुद से रीड करो जरा ये पैराग्राफ, डाउट नहीं रखना कुछ भी. यहीं पे ही क्लियर हो जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए आप लोगों को यहीं पे ये चीज़. हो गया? हो गया, चलो अब आ जाइए असेंट ऑफ द गवर्नर. अब वही गवर्नर के पास बिल गया तो गवर्नर या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा, या क्या करेगा, वापस भेज देगा रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर चौथा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख देगा. किस में आता था वीटो पावर, आर्टिकल बोलो गवर्नर का?
सबको पता है, वो 111 था प्रेसिडेंट वाला, है ना, और ये 200 है, ठीक है। तो अब गवर्नर मान लीजिए एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, गवर्नर ने मना कर दिया तो भी ठीक है। गवर्नर एक ही बार रिटर्न कर सकता है बस, उसके बाद अगर दोबारा भेजा लेजिस्लेचर ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने, मतलब उसको हाँ करना ही करना पड़ेगा, सेम जैसा प्रेसिडेंट का ऑर्डिनरी बिल्स के केस में था। और इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नर जो है वो सस्पेंसिव वीटो ही कर सकता है, मतलब सिर्फ एक बार डिले कर सकता है, दूसरी बार में उसको हाँ करना ही करना पड़ेगा। अब आ जाइए असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या बोला कि हाउस अगर मान लीजिए गवर्नर ने प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख दिया है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या क्या बोल सकता है, वापस भेज सकता है, या फिर कुछ नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो भी तो रख सकता है ना प्रेसिडेंट, कर सकता है कुछ भी नहीं। अब कहीं भी ऑब्लिगेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स पे प्रेसिडेंट की, मतलब अगर एक बार वापस आया तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट हाँ करे ही करे। आगे समझ में, उसकी सेंट्रल बिल्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है लेकिन स्टेट बिल्स के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। फिर आइए मनी बिल। मनी बिल तो यार रिटर्न नहीं हो सकता, बस या तो हाँ करना पड़ेगा या ना करना पड़ेगा। मनी बिल को सर्टिफाई कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब आपने हाँ कर दिया तो मनी बिल बन गया। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों मनी बिल्स को हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस हुआ होता है। और कौन सा हाउस है जो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल का कोई पावर नहीं है। काउंसिल अगेन 14 डेज का काउंसिल को टाइम दिया जाएगा। ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा जो असेंबली को मंजूर है तो ठीक है, अगर ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा जो असेंबली को मंजूर नहीं है या 14 डेज तक कोई एक्शन नहीं भी लेगा तो भी मनी बिल विल स्टैंड एज पास्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने काउंसिल को पावर वो दिया ही नहीं है। सेम जैसे हमने वहाँ पे राज्यसभा को पावर दिया नहीं है। राज्यसभा पास नहीं कर सकती मनी बिल, डिस्कस कर सकती है, ठीक है, पास नहीं कर सकती। उसके बाद चलो ये पढ़ लो ज़रा 6 पॉइंट्स इस पेज पे जो हैं टेबल के, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करना। और इस चेयर की क्या यूटिलिटी है, मैं यही सोचती हूँ। कौन इस पे चढ़ के बैठता होगा यार, इतना अनकंफर्टेबल। बैठता था कोई टीचर इस पे? कौन बैठता था? सर ही बैठते होंगे वो जो लंबे लंबे होंगे। हम मेरे जैसा बंदा तो चढ़ ही नहीं सकता इस पे यार। क्या है ये? हाँ पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा है? कहाँ पे लिखा है? हाँ किस वाले में, इस पार्लियामेंट वाले में या स्टेट लेजिस्लेचर में? इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस हैव अग्रीड टू इट ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। अब देखो ना, विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स इज द कीवर्ड। मान लीजिए इसने ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट की जो इसको मंजूर है, या इसने ऐसे अमेंडमेंट ऐसी का ऐसी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अग्रीड वाला ही तो केस हुए ना दोनों। ये डेडलॉक वाले केस नहीं हुए, ये सिर्फ अग्रीड वाले केस ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। डेडलॉक तो जब होगा जब वो ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट करे जो दूसरे को मंजूर ही ना हो, ठीक है ना। पढ़ लिया? बाकी दो भी पढ़ो, 7th और 8th।
ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स हो गया। अब आइए विथ रिगार्ड टू मनी बिल्स, इसको पढ़िए। अब ये वाला छोड़ भी सकते हो, पार्लियामेंट वाला, क्योंकि ये तो अब अच्छे से याद हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर वाला पढ़ लो। क्या हुआ? इसलिए मैं बोल रही हूँ इस लाइन में कंफ्यूज मत होना। When both the houses have agreed to with or without amendments, ये याद रखना। ये मत सोचना कि यार लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो अनइक्वल पावर दिया, वो सिर्फ डिले कर सकता है। नहीं, हमने पावर तो दिया है ना, हमने वो हाउस तो रखा है ना, दोनों तरफ बिल तो जाएगा ही ना। फिर भले ही वो अमेंडमेंट सजेस्ट करे, पसंद आए या ना आए, लेकिन गया तो ना बिल। मनी बिल्स पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ पढ़ो। चलो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड यार, क्वेश्चंस। Constitution of India guarantees which of the following to the states of India? समझ आया क्वेश्चन? Constitution of India guarantees which of the following to the states of India? पहला है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हाँ ना बता दो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी करता है या नहीं करता? हाँ करो वेट। क्या होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी? हाँ, तो ये गारंटी देता है कि नहीं हो सकता चेंज? स्टेट हो सकता है, स्टेट सेंटर अपनी मर्जी से कर सकता है, तभी बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स।
उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके नाम को चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है, तो उस केस में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं करता ये। दूसरा सॉवरेनिटी करता है, गारंटी सॉवरेनिटी को। हाँ, स्टेट्स को क्या गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या स्टेट्स के सॉवरेन होना गारंटी करता है यूनियन ऑफ इंडिया? नहीं करता सॉवरेनिटी, क्योंकि सिर्फ इंडिया की सॉवरेनिटी है। तीसरा राइट टू सक्सीड फ्रॉम यूनियन, ये भी नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि आप सक्साइड कर ही नहीं सकते क्योंकि आप इंडियन यूनियन का ही पार्ट हो, ठीक है। और चौथा नन, तो आंसर इसका नन ही था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी, सैंक्टिटी एंड जस्टिस। सैंक्टिटी, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, याद आ रहा है फाइनेंशियल कमिटीज पढ़ी थी हमने, पहली पब्लिक अकाउंट कमिटी, दूसरी एस्टिमेट कमिटी और तीसरी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पढ़ा था। क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन नॉमिनेट करता है, ठीक है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा का स्पीकर, तीसरा है लोकसभा का सेक्रेटरी और चौथा है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। गुड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद है स्टेट्स कैसे बने थे, पूछूं? ठीक है, इसको रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। Who among the following is the ex officio chairman of the Council of States? ये तो पता ही होगा, ये सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना। What is the function of pro term speaker? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला टू एडमिनिस्टर, अभी एकदम से मत बताना, ठीक है। पहला टू एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, दूसरा टू चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर्स आर इन ऑर्डर, थर्ड टू कंडक्ट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और चौथा टू सिलेक्ट द डेप्यूटी स्पीकर। अब बताओ। टू एडमिनिस्टर द ओथ, इसलिए प्रो टर्म स्पीकर को इलेक्ट करते थे। कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था। बोला जाता है ना कि जब नई लोकसभा बनती है तो पुराना स्पीकर पहले सेशन पे ही अपना वो देता है, रेजिग्नेशन देता है। तो जब पहला सेशन होता है तो बेसिकली पहला सेशन ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए ही होता है। तो प्रेसिडेंट एक स्पेशल बंदे को बोलता है कि प्रो टर्म स्पीकर का आपको दे रहे हैं, यूजुअली द ओल्डेस्ट मेंबर को अपॉइंट करता है और बोलता है कि आप एडमिनिस्टर करा दो सबको ओथ, आपका यही काम है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है वो अपना छोड़ के चला जाता है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज्ड दी, ये तो नहीं बता पाओगे अब। विच कॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं बता पाओगे, ये पढ़ाया भी नहीं मैंने अभी, हाई कोर्ट पढ़ा नहीं ना क्योंकि हमने, ये छोड़ देते हैं। ये अच्छा है। What changes were made by the first constitutional amendment act of 1951? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात पूछ रहा है, ठीक है। पहला है एडिशन ऑफ आर्टिकल 31B, सेकेंड है रिमूवल ऑफ अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तीसरा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और चौथा है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। आपका? नहीं नहीं, एक ही आंसर इसमें, एक ही आंसर है इसमें। एडिशन ऑफ आर्टिकल 31B, रिमूवल ऑफ अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और चौथा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। डी, आप डी, अच्छा आप डी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। Reorganization of states on linguistic lines. Addition of Article 31B. D. 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 आप फर्स्ट सही है, यही सही है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, जबकि वो क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्रॉपर्टी था ना, और राइट टू प्रॉपर्टी। और ये जो एडिशन ऑफ 31B, याद आ रहा होगा 31A और 31B दोनों ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, याद आ रहा है कुछ?
मैंने लिखवाया भी था उस वक्त। और 31B क्या था, ये याद नहीं है? 31B क्या था सोचो, 9th शेड्यूल ही था ना 31B, ठीक है ना? 31A, 31B, 31C हमने एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इनको आपस में डिस्कस करने दो पहले। 31A, 31B, 31C ये हमने पढ़ा है ना, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। इसमें मैंने बताया था कि ये जो पहला है ये एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स की बात कर रहा है, ये भी आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए थे। सेकंड वाला 9th शेड्यूल की बात कर रहा है, ऐसे लॉज जिसको हमें हटाना है जुडिशियल रिव्यू से, तो ये भी हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही लाए थे। जो 31C है वो हम 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए थे। याद आ रहा है अब कुछ? ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कौन किसको प्राइमेसी मिलेगी? कोई बात नहीं, रिवीजन से ही होगा, एकदम से याद नहीं आएगा। 9th शेड्यूल, हु स्टैब्लिशेस इंटर स्टेट काउंसिल। कोई बात नहीं, ये अगर गलत बताया ना तुम लोगों ने, हु स्टैब्लिशेस इंटर स्टेट काउंसिल, आप बताइए अपना जवाब। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन स्टैब्लिश करता है? आप बताइए। नहीं, मैं नहीं दे रही ऑप्शंस, इसमें क्या ऑप्शंस देना है? हाँ आप बताओ, अच्छी बात है अगर सही है तो आप बताओ। इंटरस्टेट, आपको पता है इंटरस्टेट? इंटरस्टेट काउंसिल, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, आर्टिकल 263 के तहत किसको पावर देता है? प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। और ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हैं और प्रेसिडेंट एडिशनल ड्यूटीज़ भी बना सकता है। आ गया समझ में क्यों बनाते हैं इंटरस्टेट काउंसिल? नहीं, सिर्फ वाटर से रिलेटेड नहीं है वो, तो आपका 262 था। सारे कोई भी इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करना। इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी, सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी है। यार कितनी बार बोला है, जो 262 वाली थी, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट और रिवर बोर्ड एक्ट से बनी है, और जो जोनल काउंसिल्स हैं वो हैं आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी ना, क्योंकि 263 के अंदर बनी है, प्रेसिडेंट बना रहा है। और ये एडवाइजरी है या बाइंडिंग अथॉरिटी है? एडवाइजरी है, बिल्कुल। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? जोनल नहीं, इंटरस्टेट काउंसिल का। आप बताएं, आप बताएं। प्रेसिडेंट तो नहीं है, प्रेसिडेंट किसी भी काउंसिल का हेड नहीं बताया था मैंने, ना जोनल का ना इंटरस्टेट का। पीएम है, ठीक है, पीएम ही होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कौन कौन मेंबर्स होंगे, सारे चीज, दो सीएम, एक सीएम और एक उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? धीरे धीरे याद आएगा, कोई बात नहीं। The president can suspend enforcement of fundamental rights during an emergency under which of the following articles? 13, 358, 356, 359. फिर से सुन लो, इतना कंफ्यूजन है। The president can suspend enforcement of fundamental rights under which of the following articles? ठीक है, 13, 359, 358 और 356। आप बताइए। 350, आप बताइए। 13, 359, 358, 356। 58, 58 आपका आंसर है। 359। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो क्वेश्चन सुनो।
आपने इन्फोर्समेंट कीवर्ड लगा, शायद मैं भी ऐसी करती है क्वेश्चन सॉल्व कि ठीक है इन्फोर्समेंट है तो 358 होगा, लेकिन इसमें बोला है द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। वो तो 359 ही था ना, मैंने बताया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो जो निकलेगा बस वो राइट सस्पेंड हो जाएंगे। वो वाले सिर्फ किसकी डील कर रहे थे, 19 से डील कर रहे थे, ये वाले किसी भी फंडामेंटल राइट से डील कर रहे हैं। आ गया समझ में फर्क, ठीक है ना। तो ये 359 होगा, 358 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे सिर्फ आर्टिकल 19 की बात हो रही थी, यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट जो प्रेसिडेंट चाहे उसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। Who has the final power to decide whether a particular bill is a money bill or not? स्पीकर ना, सबका आंसर स्पीकर ही है, ठीक है। मैं इसलिए अच्छा हुआ पूछ लिया। किसका? What is the main basis for allocation of seats to various states in the Lok Sabha? पॉपुलेशन, एरिया, जेंडर या कम्युनिटी? सबका आंसर पॉपुलेशन ही है इसमें। Which of the following are the features of parliamentary government? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, पक्का। सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल। थर्ड, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। और चौथा, डिसोल्यूशन ऑफ अपर हाउस। डिसॉल्व हो ही नहीं सकता अपर हाउस तो तीनों है ये, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल और मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जिसको डुअल मेंबरशिप बोला जाता है, ठीक है। डुअल मेंबरशिप मतलब मिनिस्टर है, मतलब क्या है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो है लेकिन उसे लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक रह सकता है अदरवाइज, ठीक है। Which of the following provisions of the Constitution are related to secular state of India? ठीक है, सेक्युलरिज्म की कौन बात करता है? The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 44th Constitutional Amendment Act. 42nd से हुआ था, बिल्कुल सही। The preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. ये ट्रू है क्योंकि बिलीफ, फेथ और वर्शिप मतलब जो चाहे आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, इसलिए ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है। थर्ड, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। नहीं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिलेटेड टू द सेक्युलर स्टेट ऑफ इंडिया। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉज। ये भी एक तरह से सेक्युलर ही है
क्योंकि मान लीजिए किसी आप पर्टिकुलर रिलीजन के और आपको उस लॉ से सब्जेक्ट नहीं किया जाता तो वो भी तो सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं होगा ना फिर, तो इसलिए इसको भी कनेक्ट करके आप लिख सकते हो कि ये भी सेक्युलरिज्म का पार्ट है, ठीक है। Consider the following statements regarding the chief minister. The constitution contains specific procedure for the selection and appointment of the CM. False, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, किसका डिस्क्रिशन है ये, गवर्नर का। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द CM शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सिर्फ इतना बोला जाता है, बिल्कुल सही बोल रही हैं, सिर्फ इतना ही लिखा गया 164 में कि वो अपॉइंट कौन करेगा, बस गवर्नर। कैसे करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। Which of the following article or articles of Indian Constitution has dealt with the provision regarding international treaties? Which of the following article or articles of the Indian Constitution has dealt with the provisions regarding international treaties? Article 51, Article 73, Article 253। सिर्फ 51 है ना, क्योंकि 51 में ही हमने पढ़ा था कि DPSP में बोला गया है कि आप इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए आपको गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद The Constituent Assembly was composed along the lines suggested by Cabinet Mission. Which of the following are the features of Constituent Assembly? ठीक है। Each province and each princely state were allotted seats proportional to their respective population. ठीक है, ये सही है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था 10 लाख और एक सीट को पर 10 लाख मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। The seats in each province were distributed among the three main categories, Muslim, Sikh and General, in proportion to their respective population. ये भी ठीक है, जनरल अलग रखा था, मुस्लिम और सिख्स को हमने अलग रखा था। Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of first past the post system. क्योंकि कौन सा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, बिल्कुल सही। चलो बस, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी है 20 मिनट, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक बात ये कोरम वाला पेज निकालो, 33.8। इसमें आपको दिख रहा है ना 1/10 होता है, 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिला के जो 1/10 होंगे वो होंगे आपके कोरम। ऐसा नहीं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करे तो वो अपने आप को हटा लेगा, खुद को भी गिनेगा वो हाउस के कोरम में, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पोजीशन देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। यहाँ पे भी हम वो केसेस देखेंगे जब काउंसिल जो है वो इक्वल है असेंबली से और काउंसिल जो है वो लेस, मतलब अनइक्वल है, जिसमें लेस पावर्स हैं असेंबली के कंपैरिजन में। सबसे पहला जब ऐसे स्फेयर्स देखते हैं, ऐसे हम प्रोविजंस देखते हैं जहाँ पे इक्वल पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। इंट्रोड्यूस तो कोई भी कर सकता है, पास भी कर सकता है, हाउएवर डिसएग्रीमेंट जब हुआ, आ गया समझ में, डिसएग्रीमेंट मतलब ऐसे अमेंडमेंट सजेस्ट किए जो दूसरे को मंजूर नहीं है या ऑल टुगेदर आपने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ द काउंसिल। इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि इंट्रोडक्शन और पैसेज दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो किसकी ज़्यादा पावर है, अल्टीमेट पावर जो है वो किसकी है, किसने बोला क्या, हाँ, असेंबली की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर। जब दोबारा रीअसेंबली होती है और 6 वीक्स के अंदर अंदर दोबारा आप अप्रूव करते हो तो वो दोनों हाउसेस को हमने सिमिलर पावर दे रखे हैं। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दी
चीफ मिनिस्टर, इसमें हमने क्या बोला है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम कैन बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे वहाँ से भी सीएम जो है वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी आ सकता था, सिमिलरली यहाँ पे भी सीएम और अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी का भी पार्ट हो सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कैग की रिपोर्ट, तो उसमें हमने ये तो नहीं बोला कि असेंबली कंसिडर करेगी और काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है, नहीं, दोनों हाउसेस इक्वल पावर्स पे है जब उनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी के आपको जुरिस्डिक्शन को अगर बढ़ाना है तो दोनों हाउसेस मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मिलके बढ़ाएगा। जैसे वहाँ पे यूपीएससी के केस में पार्लियामेंट था, यहाँ के केस में एसपीएससी के केस में कौन है आपका, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर आइए ऐसी स्फेयर जहाँ पे असेंबली और काउंसिल के पावर्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पहला, मनी बिल जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली में, काउंसिल में मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दूसरा, काउंसिल अमेंड और रिजेक्ट भी नहीं कर सकता मनी बिल को, सजेशंस दे सकता है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, फिर असेंबली के ऊपर है कि वो उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तीसरा, द असेंबली कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, इन बोथ द केसेस द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ये समझ में आया कि पास तो दोनों से ही हुआ है, लेकिन पावर किसके पास थी, असेंबली के पास थी। सेम ऐसा ऑर्डिनरी बिल्स में भी हो रहा है कि पास तो दोनों से ही होगा, मानेंगे यही कि दोनों हाउस ने पास किया, क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल दूसरे हाउस में गया ही नहीं, बिल तो गया था ना, 4 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिल, वो उनकी प्रॉब्लम है, बिल तो गया था ना। एंड में तो यही बोला जाएगा ना कि बिल हैज़ बीन पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। अब आया समझ में, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस लाइन में कि दोनों हाउसेज में बोला है और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम पावर्स हैं, ये वाला कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, मैं बार बार समझा रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आइए, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ये तीनों मनी बिल से रिलेटेड हैं, जैसे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी थे। फिर जो फाइनल पावर टू डिसाइड कि मनी बिल कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं, वो किसका है, आपके स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का है। द फाइनल पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो लाइज विद द असेंबली, ठीक है, आ गया समझ में। एट द मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास दे रखा है, हमने असेंबली को ही दे रखा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द काउंसिल इज नॉट इवन अ रिवाइजिंग बॉडी लाइक दी राज्यसभा, इट इज ओनली अ डायलेटरी चैम्बर और एन एडवाइजरी बॉडी, मतलब वो सिर्फ डिले कर सकता है पैसेज को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर आइए, द काउंसिल कैन ओनली डिस्कस द बजट, वो तो राज्यसभा जैसे ही है, ठीक है, कि सिर्फ डिस्कस कर सकता है, बजट पे वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर किसका है, असेंबली का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं निकाल सकता बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि वो भी एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली का है और यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा का है, ठीक है। उसके बाद आइए, क्रिटिसाइज कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं कर सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर सकता। फिर आइए, व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल जो काउंसिल में ओरिजिनेट होता है और अगर वो रिजेक्ट हो गया असेंबली से, तो वो बिल जो है वो डेड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। द काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आ रहा है याद, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। कहीं पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई नाम नहीं था, भले इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, ठीक है। उसके बाद, द काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो 10th पॉइंट है आपका, हम क्या बोलते हैं कि ऐसे बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो फेडरल नेचर के हैं, जो फेडरल फीचर्स कंटेन करते हैं, वो पार्लियामेंट तो पास करेगी, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जाएंगे पास करने के लिए, यही बोलते थे हम। और हाफ ऑफ द स्टेट्स ने जब हमें रेटिफिकेशन दे दिया तो वो बिल जो है वो पास कहलाएगा, 368 में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास आता है तो वहाँ पे भी काउंसिल का कोई से नहीं होता है, अल्टीमेट पावर वहाँ पे भी किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी। आ गया समझ में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ओवरराइडिंग पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है। उसके बाद आइए, फाइनली द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द असेंबली। असेंबली जब चाहे काउंसिल को बना सकती है, असेंबली जब चाहे काउंसिल को अबॉलिश कर सकती है।
तो उसकी तो एग्जिस्टेंस ही असेंबली के हाथ में, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ भी जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने 1/3 रखी है विथ रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ये बोल सकते हो कि हमने प्रेफरेबली हमने किसको ज़्यादा हायर प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डोमिनेटिंग पोजीशन पे रखा हुआ। 1/3 ऑफ, कल पढ़ाया था ना मैंने 40 और 1/3, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर लिखना है तो from the above it is clear that the position of the council vis-a-vis the assembly is much weaker than the position of the Rajya Sabha vis-a-vis the Lok Sabha. Rajya Sabha ज़्यादा important है as compared to legislative council. The Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in all the spheres except financial matters and with regard to the control of the government. On the other hand, the council is subordinate to the assembly in all respects. Thus, the predominance of the assembly over the council is fully established. आ गया समझ में? अब ये जो नेक्स्ट आपके तीन पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि काउंसिल का राज्यसभा से क्या कंपैरिजन है। तो राज्यसभा तो हम बोलते हैं कि भाई वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फेडरल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने में मदद करता है। इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ लोकसभा ही इंपॉर्टेंट नहीं, राज्यसभा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो सिर्फ एक डिले चेम्बर है, ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है बेसिकली, कि 4 महीने तक बस उसका काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो हमारी राज्यसभा थी उसमें तो बहुत ही कम, सिर्फ 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, बाकी 238 तो इलेक्ट ही हुए, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हों। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे हीट्रोजीनस कंपोजिशन है। हीट्रोजीनस मतलब मिली जुली भगाते, कभी टीचर्स उसको इलेक्ट कर रहे हैं, कभी ग्रेजुएट्स इलेक्ट कर रहे हैं, कभी रेसिडेंट्स इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हीट्रोजीनस मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में तो 238 जो हैं वो आते ही एक ही तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट होके ही हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो वो होमोजीनियसली कंस्ट्रक्टेड है, ये जो है वो हीट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, द पोजीशन अकॉर्डेड टू द काउंसिल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि काउंसिल जो है आपका वो शुड यील्ड टू द असेंबली विच इज़ अ पॉपुलर हाउस, मतलब राज्यसभा जो है वो आपकी जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसको वो करेगी, रिपोर्ट करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली को। दिस पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश मॉडल। इन ब्रिटेन ऑल्सो जो आपका अपर हाउस है इट कैन नॉट अपोज द लोअर हाउस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज ओनली अ डायलेटरी चैम्बर, जैसे हमारे यहाँ डायलेटरी मतलब वो सिर्फ डिले कर सकता है, ठीक है, बिल को। ब्रिटेन के केस में वो 1 साल तक डिले कर सकता है और मनी बिल को 1 मंथ के लिए। हमारे केस में हमने मैक्सिमम 4 महीने के लिए रखा है ऑर्डिनरी बिल्स को, और मनी बिल्स को तो डिले कर ही नहीं सकता, 14 डेज तक ही है बस मनी बिल्स का टाइम, ठीक है। तो ये जो हमने पोजीशन बनाई है ये हमने ब्रिटेन मॉडल से ली है, जिसमें हमने काउंसिल को बहुत ही कम पावर्स दी हैं एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन अब बोला गया है कि इतनी भी यूजलेस नहीं है काउंसिल यार, कि कुछ तो करती है ना, हैफेजार्ट। मान लो अगर काउंसिल नहीं होती तो पूरा ही राज लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे 22 स्टेट्स में है, तो बोला जाता है कि कुछ तो करती ही नहीं है, कि मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली को जल्दी जल्दी में कोई बिल पास कराना तो उसको तो रोक सकती है ना, वो 4 महीने तक रोक सकती है ना, हैस्टी पैसेज ऑफ बिल्स को रोकती है, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, अब यार ये नॉमिनेटेड भी है और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी, तो बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड है इसकी, कि भाई यहाँ से अलग अलग स्फेयर से लोगों को बुलाते हैं, तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो खुद चुनाव लड़के नहीं आ सकते उनको भी टिकट देती है चांस देने का, कि नॉमिनेशन से भी बुला सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये 2 पॉइंट्स हैं। अब आइए प्रिविलेजेस, अब पहले भी हमने पढ़ा था इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होते हैं और कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स के, मेंबर्स के। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। It must be clarified that the privileges of the state legislature do not extend to the governor, who is an integral part of the state legislature. बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं प्रेसिडेंट के टाइम पे बताना शायद भूल गई थी। जो आपके प्रिविलेजेस है ना वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के अलग होते हैं। वो ये वाले जो प्रिविलेजेस होते हैं हाउस के, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्सटेंड नहीं होते हैं। उनके मिनिस्टर्स के अलग प्रिविलेजेस हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के अलग हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो हाउस वाले प्रिविलेजेस हैं दे डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, भले ही वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का,
लेकिन प्रिविलेजेस जो हैं वो उन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अलग प्रिविलेजेस होते हैं, अलग इम्यूनिटी पावर्स होते हैं उनके, ठीक है, जो पढ़े हैं हमने, है ना, प्रेसिडेंट के भी पढ़े हैं और गवर्नर के भी पढ़े हैं कि 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस आपको कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती है। तो ये उनके डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, ये वाले प्रिविलेजेस उन पे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है, कि भाई द प्रिविलेजेस बिलोंगिंग टू ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कलेक्टिवली, क्या क्या है कि वो अपनी पब्लिश कर सकता है रिपोर्ट को, ठीक है, अपनी डिबेट्स को, अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकता है, और एट द सेम टाइम दूसरों को प्रोहिबिट भी कर सकता है पब्लिश करने से। लेकिन अब वो चीज़ हट गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अब सबके पास है, तो कोई भी प्रेस और कोई भी आपका न्यूज़पेपर है वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकता है, अनटिल अनलेस जो इंटेंशन है वो फेयर हो, ठीक है, इंटेंशन जो है वो मैलिफाइड ना हो। उसके बाद स्ट्रेंजर्स को बोल सकता है कि आप अलाउड नहीं हो प्रमाइसेस में, या सीक्रेट सिटिंग्स भी बिठा सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद रूल्स बना सकता है जो दोनों हाउसेस में ऑलरेडी बने हुए, जैसे लोकसभा राज्यसभा में बने हुए हैं, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी रूल्स बने होते हैं, जिससे कि पूरा बिजनेस जो है वो कंडक्ट होता है, ठीक है। मेंबर्स को पनिश कर सकता है, अगर आपने प्रिविलेजेस को मिसयूज़ किया, आपने ब्रीच किया, उसमें कंटेम्प्ट किया, तो उस केस में वो आपको पनिश भी कर सकता है। इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है या कोई मेंबर है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो उसके पास पावर है मांगने की इन्फॉर्मेशन कि मुझे तुरंत इस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस केस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इट कैन इंक्वायरी भी बिठा सकता है या ऑर्डर कर सकता है कि आप विटनेसेस को बुलाइए यहाँ पे और रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स दीजिए। तो ये पावर्स हमने किसको दे रखे हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं हाउसेस की। द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमिटीज, कोई भी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता कि अंदर क्या चल रहा है। एक बार याद होगा आपको, मैंने पहले भी बताया कि जो मिनिस्टर अंदर कहता है उसके लिए ही इज़ नॉट लायबल टू एनी कोर्ट और प्रोसीडिंग्स, जो वो अंदर कह रहा है वो कुछ भी बात हो सकती है, उसे बाहर उसके लिए जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन दी प्रोमाइसिस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रोसाइडिंग ऑफिसर, मतलब अगर पुलिस को आना भी है तो वो परमिशन लेकर आएगी। फिर आ जाइए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या हैं, हर एक मिनिस्टर के इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या हैं। सेशन की स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डे से 40 दिन पहले और लास्ट डे के 40 दिन बाद तक कोई अरेस्ट नहीं हो सकता, और ये सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है। ये नहीं कि किसी, मान लीजिए अगर किसी ने गलत काम किया या कोई क्राइम किया तो आप 40 दिन तक वेट करोगे उसे अरेस्ट करने का, ये सिर्फ सिविल केसेस में इम्यूनिटी दी हुई है, 40 डेज बिफोर द फर्स्ट डे एंड 40 डेज आफ्टर द लास्ट डे। तो और इन पूरे सेशन के दौरान जो है आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली प्रोवाइडेड इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच है स्टेट लेजिस्लेचर में, जो चाहे कुछ बोल सकते हैं एंड दे आर नॉट लाइबल टू एनी कोर्ट। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द स्टेट लेजिस्लेचर, नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द स्टेट लेजिस्लेचर और इट्स कमिटीज। दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही गाली दे दो या आप अपने आसपास के मेंबर को गाली दे दो, तो वो तो आप ब्रीच ही कर रहे हो ना अपने प्रिविलेज को, तो उस पर तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा ही होगा। लेकिन आपने जो बोला है वो फ्रीडम से बोला जाए, आप डरो नहीं उसको बोलने के लिए, आप वोट करने के लिए ना डरो, इसलिए ये इम्यूनिटी दी हुई है कि यू आर नॉट लाइबल टू एनी कोर्ट, ठीक है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। इसका क्या मतलब है कि वो बोल सकते हैं कि जब मैं सेशन में हूँ मुझे नहीं जाना इस केस में एविडेंस देने, या मैं विटनेस नहीं हूँ इस केस में, क्लियरली आप जो है वो मना कर सकते हो जब तक सेशन है आपके पार्लियामेंट का, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लीगल टर्म्स को भी पढ़ेंगे ताकि भूले ना कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यार अभी तो 10 मिनट्स है, इसका टाइम सही है एकदम। हाई कोर्ट स्टार्ट कर लें, चलो ठीक है। नहीं क्वालिटी बढ़ती